Hi guys, welcome to lecture number 12. So let's continue our discussion on reading number 2, which is Transformation of Indian Agriculture. तो हमने जो डिस्कशन किया था, that was we talked about multiple goals that we have to look at. Goal of growth, inclusivity and sustainability. तीनों के अपने अपने challenges जो हैं वो हमने देखे. And then what kind of policies do we think we need in terms of obtaining these kind of three goals? So first was the macroeconomic policies. The second one was what kind of policies do we need if we want to double the farmers' income. So today we'll talk about other policies that are required in order to achieve the goal of growth and inclusivity. And then later on we'll come up to the sustainability part. Okay. So first is pricing and marketing policies. What does that mean? Pricing and marketing policies. तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपको फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है, ठीक है, फार्मर्स को जो भी ग्रोथ हो रही है उसका बेनिफिट देना है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आप उनसे खरीद रहे हो उसके लिए जो अप्रोप्रिएट प्राइस है वो इनको मिले, राइट। लेकिन व्हाट वी हैव टिपिकली सीन इज दैट द फार्मर्स इन इंडिया दे आर रिसीविंग लो प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए काफी कम प्राइस उनको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे ऑल्सो हैव टू यू नो काइंड ऑफ सी कि वो नॉर्मल सिचुएशन में है या ड्रॉट हो गई है या अच्छे साल है या मॉनसून अच्छा है। सभी के टाइम पे द प्राइसेस दैट दे आर रिसीविंग आर क्वाइट लो डिस्पाइट फेसिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ वेदर एंड मॉनसून एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो एग्रीकल्चर प्राइसेस में जो वेरिएशन है अक्रॉस कंट्री वो भी काफी ज्यादा है। एग्रीकल्चर प्राइस में जो वेरिएशन है that is also huge across regions is huge. ठीक है। अब to make sure that the farmers get appropriate price for their produce, there is a concept of MSP, which is minimum support price. Minimum support price. कि भाई इतना प्राइस, तो जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, और उस प्राइस पे अगर मार्केट में चाहे कोई भी रेट चल रहा हो फॉर द प्रोड्यूस, द फार्मर इज फ्री टू कम एंड सेल इट्स प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ्रॉम एट द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट साइट्स। जहां से गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है उस क्रॉप को, वहां पे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है एमएसपी का कि एमएसपी जो है ना, पहली बात तो हर क्रॉप के लिए लिमिटेड नहीं, हर क्रॉप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट्स लिमिटेड टू फ्यू क्रॉप्स। बहुत ही कम क्रॉप्स के लिए ये जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल है, और जिसमें मेनली जो क्रॉप्स आती हैं दे आर राइस एंड बीट। एंड दूसरी क्रिटिसिज्म ये है कि ये पॉलिसी हर जगह प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रही, कुछ ही स्टेट्स में ये चीज इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। और तीसरी चीज, जो लिमिटेड जगह पे जो लिमिटेड क्रॉप्स के लिए एप्लीकेबल है, कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि फार्मर उस पर्टिकुलर क्रॉप को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सेल नहीं कर पा रहे बिकॉज द अथॉरिटीज आर नॉट प्रोक्योरिंग इट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। सो even for the commodities that are covered under this, not all farmers are able to sell their produce. Not all farmers are able to sell their produce. ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट क्या करेगी। देव अनाउंस्ड अ एमएसपी ऑफ 1.5 टाइम्स द कॉस्ट विच इज पेड आउट, जो आपकी जेब से कॉस्ट लगी है, प्लस जो भी आपका कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर है, because there are a lot of family members are also working in the farm. You don't take the opportunity cost of those people into consideration, so that should also be taken into consideration. This is how the MSP will be calculated as suggested by the government.
तो ये एक राइट मूव है कि आपको देखो, एमएसपी जो है वो एटलीस्ट कॉस्ट का तो कुछ टाइम्स एक्स्ट्रा पैसा दे के जाए, तभी तो फार्मर्स को बेनिफिट होगा। लेकिन वही बात है कि जनरल आर्ग्यूमेंट क्या है कि अगर सरकार एमएसपी बढ़ा देती है, इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेज एमएसपी, अब एमएसपी क्या है कि प्रोडक्ट्स क्रॉप्स किस रेट पे खरीदी जा रही है, और अगर वो रेट बढ़ता है तो ओवरऑल द क्लेम इज कि जनरल इन्फ्लेशन इंक्रीजेज इन द इकोनॉमी, इंक्रीजेज इन द इकोनॉमी। बट हमारा आर्ग्यूमेंट फिर यही है कि भाई ठीक है, वी अंडरस्टैंड जनरल इन्फ्लेशन इज गोइंग अप इन द इकोनॉमी, बट अर्बन कंज्यूमर की कन्वीनियंस के चक्कर में आप फार्मर्स को तो सफर नहीं करा सकते हो ना। सो द आर्ग्यूमेंट इज कि जनरल इन्फ्लेशन ओवरऑल सबको इम्पैक्ट करती है, बट हमें फार्मर की इनकम को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। फार्मर शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ द अर्बन कंज्यूमर, बिकॉज ऑफ द हायर इन्फ्लेशन दैट दे माइट बी फेसिंग, ठीक है। बट अब सीधी सी बात है कि ठीक है, आप एमएसपी इंक्रीज कर भी लो, एमएसपी इंक्रीज करना रेलेवेंट तभी होगा जब फार्मर्स को जो प्रोड्यूस है वो प्रोक्योरमेंट की गारंटी मिले, कि भाई अगर तुमको कहीं पे भी हाई प्राइस मिल रहा है तो तुम हाई प्राइस पे बेचो, लेकिन अगर कहीं पे भी लो प्राइस पे मिल रहा है तो सरकार की फैसिलिटीज हैं कि यहाँ पे आके अपने प्रोड्यूस को तुम बेच सकते हो। तो हाई एमएसपी करने के भी बाद फायदा नहीं है अगर सरकार इस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रही है, कि अगर कोई बेचने जाता है और उसको ये बोला जा रहा है कि वी आर नॉट टेकिंग दैट, या वी आर नॉट, दे नॉट प्रोक्योरिंग बेसिकली। तो अगर एमएसपी बढ़ने का फायदा तभी होगा जब सरकार उस चीज को प्रोक्योर करने में कामयाब होगी, तभी जाके उस चीज का फायदा है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी कंसिडर्ड, राइट। अब इसके अलावा देर इज अ स्कीम विच इज प्रधानमंत्री आशा योजना। This was launched in 2018. इसके तीन components थे. So this was regarding the pricing and marketing aspect which it wanted to deal with. तो PSS, Price Support Scheme. Price Support Scheme. So under this, it was mandated कि government को procurement करनी है. Government procurement. ठीक है. Secondly, PDPS, which is Price Deficiency Payment Scheme. Price Deficiency Payment Scheme. So what happened under this? Ki if the farmers are getting a price which is less than the required price, which is supposedly the MSP, so the shortfall, जो amount कम हुआ है, they should be compensated for that, right? And then PPPS, which is Pilot Private Procurement, Private Procurement. Pilot private procurement and stockist scheme. So within that, there should be involvement of private sector in terms of procurement of the crop as well. Private sector involvement in procurement. सो एक तरीके की स्कीम तो ये हुई जिसमें प्रोक्योरमेंट के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करते हैं। ऐसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे कि रायतू बंधु स्कीम है एक इन तेलंगाना, जिसके अंदर क्या होता है कि इट्स अ डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम, कि आप प्रोडक्शन प्रोक्योर नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यू आर गिविंग डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर गिविंग ₹4,000 पर एकड़ पर सीजन टू द फार्मर्स, ठीक है। तो इट्स अ इनकम ट्रांसफर स्कीम एंड इट्स नॉट अ प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म। आप प्राइस सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर गिविंग डायरेक्ट इनकम टू द फार्मर्स, ठीक है। सो it's working well, but the key challenge that is being faced here is कि जो टेनेंट फार्मर है, मतलब जिसकी खुद की जमीन नहीं है,
व्हाट अबाउट हिम, ही हैज नो ओनरशिप, नो लैंड ओनरशिप। तो जिसके पास लैंड नहीं है फिर उसको ये डायरेक्ट इनकम स्कीम का बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, राइट, क्योंकि उसके पास कोई पीस ऑफ लैंड ही नहीं है, राइट। एंड जो फार्मर सुसाइड का बहुत मेजर इशू है तेलंगाना में, दैट इज अमंगस्ट द टेनेंट फार्मर्स इटसेल्फ, द पीपल हु डू नॉट हैव अ लैंड। तो उनके लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म क्रिएट करने की जरूरत है ताकि उनको भी इस तरीके के बेनिफिट्स जो है अवेल हो पाए। अब इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स की जरूरत है, ताकि जिन जिन लोगों के पास इस तरीके की चीजों की एक्सेस नहीं है उनको किस तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करें, इसके बारे में सोचा जा सके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मार्केट इनएफिशिएंसीज दैट एग्जिस्ट। तो देखो चैलेंज ये है कि फार्मर को जो एक्चुअल फाइनल कंज्यूमर प्राइस पे करता है उसका बहुत स्मॉल प्रपोर्शन उसके हाथ में आता है। जैसे अगर देखो सप्लाई चेन बहुत लंबी है, कि यहाँ पे आपकी क्रॉप है, यहाँ पे आपने चीजें ग्रो करी, फिर वो ट्रैवल होंगी, फिर वो कहीं जाएंगी, फिर वो और ट्रैवल होगी कहीं जाएंगी, और फिर एंड कंज्यूमर तक आते आते इतने लोग आ जाते हैं, इतनी लंबी सप्लाई चेन हो जाती है, और सबके लिए आपको एक इनफ मार्जिन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे इसको 1 रुपीज पर केजी का प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है और एंड यूजर को ₹40 पर केजी, मान लो इस तरीके की सिचुएशन है। तो बीच में सप्लाई चेन इतनी लंबी हो गई कि हर स्टेप पे मार्जिन देते देते यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा था इतने सस्ते में, और एंड यूजर इतना ज्यादा पे कर रहा है। तो जो एंड यूजर पे कर रहा है उसका बहुत ही छोटा प्रपोर्शन एक्चुअली फार्मर को जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए कि हो सकता है ये बंदा इसको डायरेक्टली पे कर सके, डायरेक्टली सेल कर सके। फार्मर शुड हैव द राइट टू सेल टू एनी बायर बाईपासिंग इंटरमीडियरीज, ताकि उसका एक्चुअल बेनिफिट उसको मिल पाए, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, कोऑपरेटिव्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता शॉर्टन हो सके। और ये जो ₹40 है इसका मेजर बेनिफिट इस इंसान को मिल सके, ठीक है। तो this is something that can be done so that the farmer can get a better price, ठीक है। all right, अब मेजोरिटी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं दे आर मेजरली बेस्ड ऑन सीरियल्स, और ये जो पॉलिसीज हैं वो एक्चुअली राइस और वीट इस तरीके की चीज़ों को फेवर भी करती है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बेसिस पे चीज़ों को प्रोक्योर किया जाता है, बट ऑब्वियसली हमने देखा है कि ये कुछ कुछ स्टेट में ही प्रॉपरली एप्लीकेबल होता है। और मेजॉरिटी सब्सिडीज जो मिलती हैं, मेजर सब्सिडीज दी जाती हैं, मेजर सब्सिडीज आर गिवन फॉर व्हाट, वाटर के लिए, पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गिवन, क्रेडिट के लिए, सीड्स के लिए। और ये सब जो बेनिफिट्स हैं इनका मेजॉरिटी बेनिफिट जो है वो राइस और वीट कल्टीवेशन जो भी कर रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है। एंड उसमें भी जो लार्ज फार्मर्स है ना फ्रॉम फ्यू स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा, एंड द वन विच हैव एक्सेस टू इरिगेटेड एरियाज, मतलब जिनके पास रेन फेड सिचुएशन नहीं है, उनके पास खुद के इरिगेशन के साधन है, खुद से वो पानी दे सकते हैं क्रॉप को, दे आर द वंस हु आर गेनिंग द मोस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज सब्सिडीज। एंड जो स्मॉल फार्मर है, जो मार्जिनल फार्मर है, उसको जो सपोर्ट मिल रही है वो काफी लिमिटेड है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दी सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर्स, पावर, ये वो जो भी है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रही है, वाटर डिप्लीट हो रहा है, वाटर की क्वालिटी भी बदल रही है, सॉइल की हेल्थ को भी, ह्यूमन की हेल्थ को भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमें जरूरत है कि एक सीरियल सेंट्रिक पॉलिसीज के बजाय हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपना क्रॉपिंग पैटर्न, सपोर्ट भी देना पड़ेगा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, ठीक है। और ये सब सब्सिडीज किसको मिलती हैं, किसको मेजर फायदा मिल रहा है, ये सब भी थोड़ा देखने की जरूरत है, बिकॉज अदरवाइज सस्टेनेबिलिटी जो है वो अचीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। ओवर यूसेज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज ये है कि देखो एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पे एंड कंज्यूमर है, ये एंड कंज्यूमर है, ये है प्रोड्यूसर,
which is let's say the farmer. ठीक है, अब इसके बीच में ना बहुत सारी चीजें हैं, वेयर हाउसिंग भी है कि जो ये अपना प्रोड्यूस सेल करेगा ये कहाँ रखा जाएगा, स्टोरेज भी देखी जाएगी कहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज भी मेंटेन करनी पड़ेगी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जैसे सीरियल्स तो खैर बहुत लंबे टाइम तक रह जाते हैं, जो पेरिशेबल चीजें हैं जो खराब हो जाती हैं उसको प्रॉपरली स्टोरेज किया जाना चाहिए, तो कोल्ड चेन स्टोरेज होना चाहिए। आप वैल्यू चेन किस तरीके से बिल्ड करते हो, ठीक है, फूड को प्रोसेस भी किया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग भी होगी, ठीक है, एक्सपोर्ट्स भी हो सकते हैं इन चीजों के, कि आपका एंड कंज्यूमर जरूरी नहीं है इंडिया में ही हो, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर जो है ना वो बियॉन्ड जस्ट फार्मिंग ग्रो होना चाहिए, जिसमें ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं ये कंसिडर किए जाने चाहिए। और ये जो चीजें हैं ना इसमें काफी स्कोप है ऑफ यंग जनरेशन टू कम इन, बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप्स हियर, राइट, एग्रो प्रोसेसिंग में करो, लेकिन ये जो सेक्टर है थोड़ा सा ना रेगुलेटेड है, रेगुलेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, एग्रो प्रोसेसिंग। आजकल तो सरकार काफी सब्सिडीज भी दे रही है, इफ somebody is setting up any agro processing based industry, so government is giving huge amount of subsidy in terms of initial setup। उसके अलावा लैंड मार्केट, क्रेडिट मार्केट, ये सब में काफी रेगुलेशन है, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो रही है। और इंडिया के टर्म्स में जो है, इंडिया में मिसिंग मिडल की कॉन्सेप्ट है, मतलब मिसिंग मिडल मतलब स्टोरेज प्रोसेसिंग और एग्री रिलेटेड बिजनेसेस जो है वो काफी मिसिंग है। दिस इज नॉट द सिचुएशन इन मेजर डेवलप्ड कंट्रीज, सो यू नो वी नीड टू हैव प्रॉपर पॉलिसीज इन प्लेस सो दैट जो स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स वो प्रमोट हो सके, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर किसी भी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने के बारे में तभी सोचता है जब गवर्नमेंट रेगुलेशन कम होती है, स्कोप ऑफ बेनिफिट इज ह्यूज, राइट। सो these kind of bans या restrictions should be removed so that you know the private sector can enter and take the investment in these particular sectors, right? अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट पॉलिसी जो इंडिया की नेशनल एक्सपोर्ट पॉलिसी उसका भी एम है कि फार्मर की इनकम को हमें डबल करना है और हमें एग्रीकल्चरल जो हमारे एक्सपोर्ट्स है को इंक्रीज करना है फ्रॉम $30 billion to $60 billion by 2022। So basically the time when the reading was written, that was the target. We have obviously exceeded that time frame, so you can see if that particular goal has been achieved or not। So इंडिया में हम लोग के पास थोड़ी सी कंसिस्टेंट ट्रेड पॉलिसीज नहीं है एंड फ्रीक्वेंटली एक्सपोर्ट बैन्स लगते रहते हैं, स्पेशली ऐसी ऐसी क्रॉप्स जैसे अनियन के एक्सपोर्ट पे बैन लग जाएगा, पल्सेस के एक्सपोर्ट पे बैन लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इफेक्ट्स। अगर बहुत ज्यादा प्राइसेस इन चीजों के बढ़ते हैं तो सडनली सरकार इनके एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती है, तो जो फार्मर है उसको भी थोड़ी सी कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए चीजें प्लान करने के लिए। उसके अलावा इंपोर्ट टैरिफ्स भी लगा दिए जाते हैं, कई बार इंपोर्ट टैरिफ्स रिड्यूस भी कर दिए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट हो जाए, लेकिन अब फिर इस वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो होम प्रोड्यूसर्स हैं, होम फार्मर्स हैं, उनको इम्पैक्ट झेलना पड़े इस चीज का। तो गवर्नमेंट जो है needs to have a stable and a predictable export policy in order to promote people to get into trade on a national and international level, ठीक है। और उसके अलावा there is a need for startups also to come into picture in all these steps wherein supply chain के जो अलग अलग steps है वहाँ पे इन्वॉल्व होने की जरूरत है। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है लाइक स्टार्टअप इंडिया जो 2016 में लॉन्च हुई थी, वो सब एग्रीकल्चर बेस्ड इनपुट सर्विसेज, एग्रीकल्चर बेस्ड आउटपुट सर्विसेज, इस तरीके की चीजों में भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या सिचुएशन है कि सरकार को कुछ ना कुछ इस तरीके की पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ेंगी दैट मोर एंड मोर पीपल आर इंटरेस्टेड टू गेट इनटू दिस, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कर सकते हो कि आप कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स स्पेसिफाई कर सकते हो जो किसके लिए हो, इनोवेटिव फूड एंड एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए हो, इनोवेटिव
फूड एंड एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए हों। तो आप कुछ फंड्स ऐसा ईयरमार्क कर सकते हो, फंड स्पेसिफाई कर सकते हो, जिससे इस सेक्टर में जो है स्टार्टअप्स की ग्रोथ हो। दूसरी, जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनका भी इंक्यूबेशन, ये जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, दे कैन ऑल्सो इंक्यूबेट डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स ऑन वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, सो दे कैन ऑल्सो हैव टेक्नोलॉजी incubators that can promote different startups in this particular sector. And apart from that, जो startup प्रमोशन के लिए जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज का बोर्ड बनता है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ताकि इस सेक्टर को भी हम लोग उस लेंस से देखना शुरू करें एंड नॉट जस्ट एज अ ट्रेडिशनल वे। ठीक है, एंड आज के दिन तो धीरे धीरे जो यूथ है उसका इंटरेस्ट टुवर्ड्स मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग या टुवर्ड्स डेवलपिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप्स इन दिस सेक्टर ऑल्सो इज ग्रोइंग। ठीक है, सो these are all the places wherein we kind of can get involved and have the benefit to the farmer। ठीक है, तो ये हो गई एक चीज। अब उसके अलावा और क्या क्या तरीके की पॉलिसीज हैं? So, we need to also think about what is happening in terms of water, which is irrigation basically, and what is happening in terms of technology। तो इसमें किस तरीके की पॉलिसीज की इन्वॉल्वमेंट है, वाटर एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर देखो, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होती हैं? सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, फार्मर के पास पैसा होना चाहिए, क्रेडिट, पानी होना चाहिए देने के लिए, और टेक्नोलॉजी जो भी उसको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, ही शुड हैव एक्सेस टू दैट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है, तो बेसिकली क्या क्या चीजें हो गई? सीड्स, फर्टिलाइजर, क्रेडिट, पैसा भी तो चाहिए ना ये सब खरीदने के लिए, पानी भी चाहिए इरिगेशन करने के लिए, एंड टेक्नोलॉजी। ये सब चीजें मिला के जो है वो फार्मिंग कर पाएगा। तो हमें इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, R&D करना, ये सब काफी जरूरी है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है, विच इज काइंड ऑफ अ सिग्नल फॉर हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज हैपेंड। सो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, that has declined in terms of, so the ratio, that number has declined from 18, so GCF, gross capital formation, ये सिग्नल करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन एग्रीकल्चर टू द GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। So this particular ratio has declined from 18.2% in 2011-12 to 16.4% in 2015-16। So this particular, ये बस ये बता रहा है, ये चीज सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इन एग्रीकल्चर, दैट हैज गॉन डाउन। ठीक है, so this is something that we have, and overall जो public investment रही है agriculture में, that is around 2.8% of gross value added in 2015-16 का डेटा, which is relatively quite less। ठीक है, all right, तो अब हम लोग वाटर मैनेजमेंट के बारे में इन जनरल बात करते हैं। तो देखो, दिस पर्टिकुलर स्कीम, सो वाटर मैनेजमेंट, किस तरीके से वाटर को मैनेज करना है? तो there is a scheme, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई, सिंचाई इज इरिगेशन। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ज्यादा से ज्यादा फार्म्स को कैनल इरिगेशन, कैनल
कैनाल, कैनल जो भी आप बोलते हो, इसको नहर शब्द आपने अगर सुना है, नहर, कैनल इरिगेशन, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इट, सो कैनाल, इट्स अ वाटर बॉडी, मेन जहां से पानी आता है उसमें छोटे छोटे स्ट्रीम्स बना के अलग 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 जो है, आप फार्म्स पे ये पूरा प्रोसेस प्रोवाइड करते हो। जैसे मान मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे फार्म्स हैं, ठीक है, ये सब फार्म्स हैं, तो यहाँ पे वाटर चल रहा होगा, दिस इज अ कैनाल, और फिर लोग पाइप लगा के यहाँ पे, 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 इस तरीके से जो है वो लोग पानी दे सकते हैं इस एरिया को, ठीक है। मेन नहर आ रही होती है, फिर वहां से छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल सकती हैं, फिर वहां से और छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल सकती हैं, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था कि कैनल इरिगेशन के अंदर जो एरिया है वो बढ़ाया जाए, ठीक है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। बट जो चीज देखने में आई है वो ये है कि ठीक है, आप इस तरीके की प्रोविजंस तो कर रहे हो जिससे वाटर सप्लाई बढ़ जाए, so you are doing all the provisions which are causing increasing in water supply, you are doing all of that, but you also have to think about the efficiency aspect and sustainability aspect. What does that mean? कि देखो, काफी हाई सब्सिडीज हैं इन चीजों पे, मतलब आपको बहुत कम अमाउंट ऑफ पेमेंट करनी पड़ेगी अगर करनी पड़ती है इस तरीके की रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। तो इस चीज की वजह से क्या होता है, ओवर यूज हो जाता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, कैनाल से जो पानी दिया जा रहा है खेतों में वो भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, सो देयर इज अ ओवर एक्सप्लॉइटेशन दैट इज हैपनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले, so basically there are high subsidies for canal water and groundwater groundwater extraction। तो देखो, मुद्दा सिंपल सिंपल सा ये है कि आप जितना हाई सब्सिडीज दोगे, जितना लोगों को अपनी जेब से कम पैसा देना पड़ेगा, वो उस चीज की वैल्यू उतनी ही कम करेंगे। सो देयर नीड्स टू बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल प्राइसिंग, क्या प्राइसिंग करो ठीक है, लेकिन इस तरीके से कि जो अगला इंसान है जो इस चीज को यूज कर रहा है, ही शुड नो हाउ वैल्यूएबल दिस इज, ठीक है। रैशनल प्राइसिंग इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन वाटर, जिस वाटर को इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव से, और इलेक्ट्रिसिटी के पर्सपेक्टिव से भी, तभी जाके इसका अप्रोप्रिएट यूसेज हो पाएगा। अदरवाइज हमेशा क्या होगा, देर इज अ एक्सेस यूसेज दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो जो आज के दिन स्कीम है ऑफ प्राइसिंग वो ऐसी है, आज के दिन जिस तरीके से प्राइसिंग हो रही है कि ओनली 10% ऑफ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग टेकन फ्रॉम पीपल। 10% ऑफ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो निकल के आ रही है with the money that people are paying. Under what? Under the canal irrigation. On the other hand, urban areas में जो पानी जा रहा है उसके लिए the pricing, the way pricing is there is it's about 50% of operations and maintenance cost is getting paid by the people. लोग 50% पेमेंट कर रहे हैं, मतलब सब्सिडी दी जा रही है बाकी 50% के लिए, तो तभी थोड़ा सा जुडिशियस यूसेज हो पाएगा। तो एटलीस्ट आप प्राइसिंग ऐसी तो करो कि कुछ अमाउंट ऑफ ऑपरेशंस और मेंटेनेंस कॉस्ट तो आपकी कवर हो। तो दिस इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड अप्रोप्रिएट यूसेज, कि अगर आप बहुत कम प्राइसिंग करोगे तो लोग ओवर यूज करेंगे, सो यू शुड हैव अ रैशनल प्राइसिंग सिस्टम इन प्लेस, ठीक है। अनदर थिंग दैट कम्स एज अ चैलेंज टू अस इज, सी, अलग अलग टाइम पे ड्रॉट्स आती हैं, 2014-15 के टाइम पे ड्रॉट आई इंडिया में, 15-16 के टाइम पे ड्रॉट आई, तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व करने की जरूरत है कि जो पानी यूज हो रहा है उसको एफिशिएंटली यूज किया जाए। सो बेसिकली देयर शुड बी मोर क्रॉप पर ड्रॉप,
more crop per drop. So per single drop of water that is being used, उसको ज्यादा क्रॉप्स के लिए यूज किया जाना चाहिए. मतलब बेसिकली दिस इज सजेस्टिंग टुवर्ड्स ड्रिप इरिगेशन. तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, जिसके अंडर आई शो यू हाउ ड्रिप इरिगेशन हैपेंस एंड आई ऑल्सो शो यू कि जो स्प्रिंकलर मेथड है उसमें टिपिकली किस तरीके से पानी दिया जाता है. सो टिपिकली अभी अगर आप मेजोरिटी एरियाज में जाओगे, एटलीस्ट आई नो ऑफ द प्लेस दैट फ्रॉम वेयर आई एम, वहां पे मेजरली स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होता है. आई शो यू स्प्रिंकलर्स ऑल्सो. आपने स्कूल्स और कॉलेजेस में भी देखा होगा जो स्प्रिंकलर होता है, जो गार्डन से पानी देने के लिए यूज होता है, कि पंप है और एक स्प्रिंकलर है जो इस तरीके का, फिर यहाँ से पानी निकल निकल के जा रहा है और फिर वो बिल्कुल फ्लिप करता रहता है. स्प्रिंकलर सिस्टम. और फिर ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि देयर आर स्मॉल स्मॉल पाइप्स एंड वो अलग अलग जगह पे ड्रिप करती रहती है. आई शो यू पिक्चर्स देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया रिगार्डिंग दैट. सो द आइडिया इज कि देखो, मुद्दा ये है कि अगर हम लोग बाकी कंट्री से कंपेयर करें, चाइना, ब्राजील, यूएसए से कंपेयर करें, तो फॉर एवरी टन ऑफ ग्रेन दैट वी आर प्रोड्यूसिंग वी आर यूजिंग 2-3 more times वाटर. मतलब अगर 100 units वाटर लगना चाहिए इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज, वी आर यूजिंग 300-200. तो 2-3 times ज्यादा वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग वाटर एफिशिएंटली यूज करें तो जितना पानी आज के दिन यूज कर रहे हैं उससे 3 times और ग्रेन्स को पैदा किया जा सकता है. या फिर इसी चीज को समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि 50% कम पानी यूज करके भी गिवन अमाउंट ऑफ ग्रेन्स बनाए जा सकते हैं अगर हम लोग एफिशिएंटली पानी को यूज करें तो. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट इज बीइंग सजेस्टेड, नीति आयोग जो है उनकी रिकमेंडेशन है कि यू शुड अडॉप्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. ड्रिप इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है, इससे क्या होगा कि आप मतलब पानी ज्यादा वेस्ट नहीं होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में. ड्रिप इरिगेशन 10 गुना ज्यादा एरिया कवर कर सकता है यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो पहले आप फ्लड इरिगेशन के हिसाब से यूज कर रहे थे. या तो डायरेक्ट कैनाल से पूरा पानी भर रहा था खेत में, एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर सिस्टम, या फिर तीसरा तरीका है ड्रिप इरिगेशन. सबसे ज्यादा एफिशिएंट ड्रिप है. उसके बाद फ्लड इरिगेशन के हिसाब से जितना पानी तुमको यूज हो रहा था क्रॉप ग्रो करने में, वो सेम पानी 10 गुना जो है 10 जगह और यूज हो सकता है अगर सेम पानी को ड्रिप इरिगेशन के हिसाब से यूज किया जाए तो. लेकिन इस पर्टिकुलर पॉलिसी में चैलेंज ये है कि इसको सेटअप करने का इनिशियल कॉस्ट लगता है. ठीक है. इनिशियल, इट हैज अ हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट. तो सरकार को क्या करना चाहिए कि भाई इस तरीके की चीजों में सब्सिडी दो ना, कि इनिशियल सेटअप में सब्सिडी दो. जैसे सरकार जो है सोलर पावर, आजकल सोलर पावर लगाने के लिए काफी सब्सिडीज, आई थिंक ऑलमोस्ट 50% सब्सिडी सरकार की तरफ से मिल जाती है. I think I'm not sure about the exact numbers, but yes, the government is subsidizing these things. So on a business level also and on a individual level also. तो इस तरीके के सिस्टम में भी आप सब्सिडाइज कर सकते हो ताकि ये लोग इनिशियल सेटअप जो इनको सबसे ज्यादा प्रेशराइजिंग सिचुएशन है उसके इसमें आप थोड़ी सी सब्सिडी सब्सिडी प्रोवाइड करो. और एक बार ये सिस्टम लग गया तो फिर जो है आप क्या है कि आप एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत एफिशिएंटली वाटर को यूज कर रहे होगे. ठीक है. सो द आइडिया इज टू यूज मोर क्रॉप्स पर ड्रॉप यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड. तो वाटर को एफिशिएंटली यूज करो, वाटर की प्राइसिंग अप्रोप्रिएटली हो ताकि लोगों को पता चले कि वो कहाँ पानी यूज करो, जुडिशियली यूज करें. जिस चीज के लिए आपको पैसा देना पड़ता है उसमें आप वैल्यू फॉर मनी देखते हो. ठीक है. तो फिर आप सोच समझ के करोगे, जितनी रिक्वायरमेंट उतना करोगे, फालतू बर्बाद नहीं करोगे. ठीक है. So this is what is the situation now. So there is a need for reduction in electricity subsidies. एंड जो बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, मतलब जिसमें बहुत ही ज्यादा पानी यूसेज होता है, उस चीज के बारे में भी थोड़ा देखा जाना चाहिए कि उतना ज्यादा उसको ग्रो ना किया जाए अनलेस एंड अदरवाइज नेसेसरी. यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन. एंड वी नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, सो दैट जो है ग्राउंड वाटर को उस तरीके से उस लेवल पे एक्सट्रैक्ट ना किया जाए. ठीक है. All right. So I told you that I'll show you the drip irrigation and all those things. So let me show you that.
Yeah, so if you see this, so ड्रिप इरिगेशन एसेंशियली इज कि मतलब आप इस तरीके से जो है इस तरीके का आपका सेटअप है कि अलग अलग इस तरीके के पाइप्स होंगे, जहां जहां पे आपका पौधा है आपकी जो पानी है वो वहीं पे ड्रिप करेगा, फालतू कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन है। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर सेटअप इज वर्किंग। एंड ये क्या है, ये एक्चुअली स्प्रिंकलर है, पहले ये मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम है, ठीक है, दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम। बट ये पाइप के बिल्कुल नीचे है, बट एक्चुअल में इस तरीके से बड़े बड़े स्प्रिंकलर्स भी आते हैं लाइक दिस। या दिस इज टिपिकली व्हाट आई हैव सीन इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो ये इस तरीके का सेटअप है कि ये स्प्रिंकलर्स हैं और ये क्रॉप के ऊपर तक आ जाते हैं, क्योंकि जब क्रॉप बड़ी हो जाती है तो बहुत नीचे अगर ये स्प्रिंकलर होगा ना तो वो नीचे वाले पूरी क्रॉप को खराब कर देगा, क्योंकि वो बहुत प्रेशर में पानी आता है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक दीज काइंड ऑफ, इनको बोलते हैं फवारे, स्प्रिंकलर। ये प्रॉपर तरीका मतलब ये चीज है। और ड्रिप इरिगेशन इज लाइक ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जहाँ पे आपका पौधा है वहीं पर ये चीज जो है ग्रो करे। एंड the other thing that I was telling you about was canal irrigation. या तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, देखो जैसे ये है, दिस इज अ कैनाल, मतलब कैनाल इज लाइक दिस, कि एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना देंगे, ठीक है। उसमें मेन नहर होगी एक, और फिर उससे अलग अलग जगह पे अलग अलग गांव में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। और फिर ये जो आसपास के लोग हैं यहाँ पे क्या करेंगे, ये लोग पाइप बिछा देंगे। एक होता है कॉन्सेप्ट साइफन बनाने का, कि एक तेज गति से पानी आ रहा है, उसमें फिर आप साइफन बनाते हो। साइफन बनाने का मतलब क्या है कि मतलब हाउ डू आई टेल यू व्हाट इज साइफनिंग, कि देखो पानी कब आएगा, इस एरिया से खेत में पानी कब आएगा, जब आप पाइप इसमें पुट करोगे और उस पाइप से प्रेशर मतलब वाटर सक करोगे, और बिल्कुल देर इज नो एयर इन बिटवीन, एंड इफ वंस वाटर फ्लो बन जाता है, फिर वो पानी जो है आप कैनाल से खेत में डाल सकते हो। ये तो आपको एक साइफन बनाना पड़ता है, जैसे इस तरीके से ये जो है ना, ये पाइप्स लगाए हुए हैं इन्होंने। अब ये पाइप्स के थ्रू बाकी अलग अलग जगह आप जो है अपने वो बना रहे हो। ये मेन नहर होती है, ये बहुत बड़ी नहर होती है, ये मेन एरिया है, यहाँ से बहुत बड़ी नहर है, और ये फिर छोटे छोटे कैनाल्स में डिवाइड हो जाती है। सो इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस। या तो ये सिस्टम है। अब इसमें क्या है, ये पाइप है, अब ये हर जगह पानी जाएगा एक साथ, इसको फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस इज फ्लड इरिगेशन। या दिस इज कैनाल। ये इस तरीके से ऐसे ऐसे आप जो है पानी निकालते रहोगे यहाँ पे। और ये जो सेटअप है ये क्या है, ये अपना प्रॉपर बोरवेल से, मतलब प्रॉपर आपका खुद का कुआं है, आपने बोर लगाई हुई है, ठीक है, और फिर आप वहां से उस चीज को यूज कर रहे हो। इस तरीके का जो सेटअप है वो बोरवेल से बनता है। ये जो है दे लुक लाइक गेहूं, ये गेहूं जैसे लग रहे हैं। तो ये सिस्टम है, ठीक है। तो देख के आना चाहिए आपको, अगर आपने कभी जिंदगी में इस तरीके की चीजें नहीं देखी हैं तो इट्स ऑल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यू शुड डेफिनेटली सी ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग। दिस इज अ कैनाल। यस। ओके फाइन, परफेक्ट। फाइन, लेट्स कम बैक। राइट। तो देखो, ये तो चलो ठीक है, वाटर के बारे में हमने बातें कर ली।
अब इसके अलावा ना लैंड भी काफी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। अब लैंड पॉलिसी भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? तो मोस्ट इकोनॉमिस्ट जो है इस चीज को लेके एग्री करते हैं कि लैंड टेन्योर जो है वो शुड बी लीगलाइज्ड। मतलब क्या कि लैंड टेन्योर का मतलब होता है इट्स अ लीगल वे, या इट्स लाइक अ राइट विच टेल्स यू कि कौन इंडिविजुअल या कौन ग्रुप इस पीस ऑफ लैंड को ओन करता है, कौन उसको यूज कर सकता है, कितने लंबे टाइम तक यूज कर सकता है, और कितने क्या क्या कंडीशंस हैं फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर लैंड। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी लीगलाइज्ड। तो इसी बेसिस पे अलग अलग मॉडल लीजिंग एक्ट एक्ट करके कुछ प्रपोज किया गया था बाय टी हक कमिटी, जिसका एम क्या था कि जो लैंड ओनरशिप है, राइट्स फॉर लैंड ओनर्स, वो प्रोवाइड किए जाएं, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर टेनेंट्स भी प्रोवाइड किया जाए, कि जो टेनेंट है जो भी पीस ऑफ लैंड पे काम कर रहा है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए भी कुछ राइट्स डिफाइंड हो। क्योंकि अदरवाइज क्या रहता था कि लैंड ओनर्स के पास ही मेजर जो है वो पावर है कि कभी भी मन में आया उनको निकाल दिया। तो उनके प्रॉपर टेन्योर डिसाइड होने चाहिए, ठीक है। एंड इट वाज आल्सो रेकमेंडेड कि जो टेनेंट्स हैं, अब जिनके पास पीस ऑफ लैंड नहीं है बट वो रेंट पे चीजें लेके काम कर रहे हैं, तो उनको भी क्रेडिट की एक्सेस मिलनी चाहिए, उनको भी इंश्योरेंस मिलना चाहिए। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर ऑब्वियसली प्रपोज। उसके अलावा जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटलाइज करने का जो है स्कीम भी आया था, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008। फिर इसी इसी स्कीम को और रिवैम्प करके अंडर डिजिटल इंडिया 2014 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इन 2014। तो अलग अलग स्टडीज जो है वो देखने को मिली हैं, और उसमें क्या पता चला है कि जो ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स है, मतलब हु इज ओनिंग द लैंड, किसके पास है, और जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है विलेजेस में, वो बहुत ही अलग है। So there is a need for these things to be consistent so that appropriate policies can be implemented. ठीक है। और जो टेनेंट्स हैं जिनके पास पीस ऑफ लैंड नहीं है लेकिन उनको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो पीस ऑफ लैंड दिया जाता है, उनके लिए भी अप्रोप्रिएट राइट, उनके लिए भी अप्रोप्रिएट राइट्स डिफाइन होने चाहिए, ताकि दे कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू क्रेडिट, दे कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू इंश्योरेंस, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, there's also a need for bringing technology in agriculture। इसको मॉडर्नाइज अगर हमें करना है, तो अगर इंडिया की क्रॉप यील्ड्स की बात करें, यील्ड का मतलब होता है एक गिवन पीस ऑफ लैंड में आप कितनी क्रॉप ग्रो कर पाए हो, उसको यील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंडिया में यील्ड है, क्रॉप की यील्ड, वो लोअर है एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज लाइक ब्राजील, चाइना एंड इंडोनेशिया। और मेजर जो कारण इसके पीछे समझा जा रहा है वो है कि आपकी इनसफिशिएंट पॉलिसीज हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये जो बाकी कंट्रीज है, ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, ये ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, बेटर इंस्टीट्यूशंस में, एज कंपेयर टू इंडिया, राइट। तो टेक्नोलॉजी जैसे आईटी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो और इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है कि आप क्रॉप्स या आप सीड्स ऐसे यूज करो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और जो ज्यादा यील्ड देती है। तो इंडिया ने बीटी कॉटन जो है उसको तो इंट्रोड्यूस किया था, इट्स अ जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कॉटन जिसकी यील्ड ज्यादा होती है, ठीक है। बट इंडिया ने जीएमओ बोलते हैं इनको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इंडिया ने बाकी चीजों के लिए, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी कॉटन तो इंट्रोड्यूस हो गया था, बीटी ब्रिंजल, बीटी मस्टर्ड, बीटी चिकपी, ये सब तरीके की चीजें इंडिया ने इंट्रोड्यूस नहीं करी because of concerns over food and health related, safety related issues and pricing related issues, कि जो भी कॉरपोरेशन इस चीज को इन्वॉल्व
इसको इंट्रोड्यूस करेगी, वो अप्रोप्रिएटली प्राइसिंग भी चार्ज करना चाहेगी, एंड प्लस देयर आर सेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न्स ऑल्सो. सो इंडिया डिड नॉट अलाउ द genetically modified crops in terms of food crops. Cotton is not a food crop, so they allowed it over there, but not in other things. But over the period of time, gene editing जो है, genes के साथ modification करना, ताकि एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉप अचीव हो सके, जो पेस्टिसाइड के अटैक से थोड़ी रेसिस्टेंट हो, इस तरीके की चीजें हैव बीन quite popular, and India is also looking towards what should be done in these aspects. कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये सब चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं. ठीक है, ऑल राइट. ओके, सो टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, तो देयर हैव बीन सम स्टडीज, वन स्टडी बाय माथुर in 2016. वो सजेस्ट करती है कि भाई फार्मर्स जो है ना, वो जो भी उनका एक्चुअल पोटेंशियल इनकम है, उसका टू थर्ड ऑफ द पोटेंशियल इनकम जो है, मतलब मान लो 100 रुपये कमा सकते थे, तो टू थर्ड ऑफ 100 रुपया गवा देते हैं, इज लॉस्ट. हाउ? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ सब ऑप्टिमल क्रॉप. मतलब एक ऐसी क्रॉप चूज कर लेते हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है, उससे बेटर क्रॉप वो चूज कर सकते थे. एंड इनपुट चॉइसेस भी इनकी ऐसी होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो बेनिफिट है वो थोड़ा लूज हो जाता है, इनपुट चॉइसेस. So because of suboptimal input choices and suboptimal crop choices, there have been studies which show कि potential income का टू थर्ड हिस्सा जो है farmers are losing. तो इसका मतलब अगर ऑप्टिमल तरीके से अप्रोप्रिएट क्रॉप को पिक किया जाए और ढंग से इनपुट्स को यूज किया जाए, तो अगर कोई फार्मर आज 100 रुपया कमा रहा है, तो उसका 3 गुना वो कमा सकता है. 100 के 3 हिस्से थे ना, जिसमें से एक हिस्सा बचा, दो थर्ड खराब कर दिया, तो बेसिकली एक्चुअल आउटपुट 3 गुना हो सकता था. आपको सिर्फ 100 रुपया मिल रहा है, राइट? तो बेसिकली थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स जो है मोर इनकम कैन बी अर्न विद द सेम रिसोर्सेस. अब जो नीड है वो ये है कि भाई आप R&D और एजुकेशन इन्वॉल्व करो एग्रीकल्चर में भी, ताकि ये सारी चीजों के बेनिफिट्स आप ले पाओ. ठीक है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, गांव गांव में इंटरनेट पहुंच रहा है, गवर्नमेंट सर्विसेज पहुंच रही हैं, जनधन योजना पहुंच रही है, तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है. तो आजकल इधर उधर आप यूट्यूब पे भी सुनते होगे, ये मशरूम उगा रहा है, ये कौन मखाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉक्सनट, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, मखाने. I think in Bihar, some मखाना बोर्ड हैज ऑल्सो बीन सेट अप. अलग अलग आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी देखते हो कि वो इतने पीस ऑफ लैंड से, या ग्रीन हाउस तरीके के सेटअप से, या फिर अपने किचन गार्डन से, इस तरीके की चीजों से काफी ग्रो कर रहे हैं. सो दैट इज a way in which technology is disseminating information, is going to people, and people are also trying different sort of things. तो अच्छी बात है, रूरल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इंटरनेट की एक्सेस सबके पास जा रही है, लेकिन ज्यादा और इन्वेस्टमेंट एट ग्रास रूट लेवल पे लेके जाने की जरूरत है, अप्रोप्रिएट प्राइसिंग करने की जरूरत है. ठीक है, सो these are some of the policies based on water and technology that should be adapted. ठीक है, अब इसके अलावा the next things that we'll be talking about is what sort of policy we can have in terms of इंक्रीजिंग इंक्लूसिविटी. इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए किस किस तरीके की चीजों का यूज हो सकता है. सो व्हाट आर सम ऑफ द पॉलिसीज ऑन इंक्लूसिवनेस. तो जो हमारा गोल था ऑफ इक्विटी इंक्लूसिविटी, उसके बारे में भी हमें बात करनी है. What can be done here? Apart from that, then we'll see what kind of policies can be implemented so that there is more discussion regarding sustainability and capital climate change. Policies on sustainability and climate change.
ठीक है. And then we would also like to see that इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस को किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे किस तरीके से चीजों को चेंज किया जा सकता है. इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस. So on these three aspects, how can policy implementation be done so that we are able to achieve all the goals, all the three goals that we have planned for the agriculture sector. ठीक है. So that will be the last. So there'll be one more lecture on this particular reading. That will be the last lecture. This was, I think, one of the biggest readings, about almost 50 pages of different tables and discussions there. That's why it's also taking a lot of time. So there's one more lecture on this topic, and then we'll move on to the next reading, which is Has India Deindustrialized Prematurely, which is reading number 2 from unit number 2. Okay. So yeah, all right. Thank you so much. Take care.